जंग का 19वां दिन है। रूसी फौज अभी कीव से दूर है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी हमले लगातार जारी हैं। आज यूक्रेन के 24 सूबों में से कम 19 प्रांतों में रूस के हवाई हमलों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18वें दिन रूस ने यूक्रेन के यावोरेव आर्मी ट्रेनिंग फैसिलिटी पर हमला बोला। करीब 180 लोगों को मार गिराया। रूस के मुताबिक ये सभी विदेशी भाड़े के सैनिक थे। उधर यूक्रेन ने रूस के 4 विमान और 3 हेलीकॉप्टर्स को ढेर किया है। इस बीच आज दोनों देश के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है। तो चौथे दौर की इस बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि 3 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है। 19वां दिन और कैसे जंग की ये तस्वीरें अपने आप में हालात बयां कर रही हैं। बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। दोनों तरफ से क्षति हुई है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो। इन तमाम जगहों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इरपिन शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। चेरनीहिव में भी बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। खेरसन में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और अस्पताल पहुंचे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की घायल सैनिकों का हाल जानने के लिए। और आज 19वां दिन है, लेकिन आपको दिखाते हैं कल यानी कि 18वें दिन की जंग की रिपोर्ट। रूसी हमले में यूक्रेन किस कदर बर्बाद हो रहा है, उसे इन तस्वीरों में देख लीजिए। जंग के 18वें दिन कल रूस ने पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेन के मिलिट्री बेस यावोरीव को निशाना बनाया। तस्वीरें देखिए, रूसी मिसाइल हमले से यावोरीव किस तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग फैसिलिटी की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आया। यावोरीव शहर में बरगद जैसा सन्नाटा नजर आता है। रूस का दावा है कि उसके हमले में करीब 180 विदेशी भाड़े के सैनिक मारे गए। साथ ही बड़ी मात्रा में विदेश से मिले हथियार को भी नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस यूक्रेन में विदेशी भाड़े के सैनिकों पर हमला जारी रखेगा। उधर यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक रूसी हमले में 35 लोग मारे गए, जबकि 134 लोग जख्मी हुए। 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины, в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. रूस यूक्रेन के सामरिक महत्व के ठिकानों पर लगातार हमले बोल रहा है। कल की तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में रूसी सैनिक एक हवाई अड्डे पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है। रूस के सैन्य ऑपरेशन की लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद हो गया है। रूस के हवाई हमलों ने यूक्रेन के शहर शहर तबाह कर दिए, खासकर जो शहर कीव के 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में हैं। उनका हाल सबसे बुरा है। रूस के टैंक गलियों में घूम घूम कर टारगेट पर बमों की बारिश कर रहे हैं। माइकोलवीव की ये तस्वीर रूस की हवाई हमलों की बानगी भर है। एक बार में 3 धमाके हुए। पार्किंग में खड़ी कारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये रिहायशी इलाके हैं और इस यूक्रेनियन आदमी से 10 मीटर की दूरी पर ही ये धमाका हुआ। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद कीव तक पहुंचना उनका असली मकसद हो, लेकिन क्या वो एक सप्लाई लाइन को काटने की भी कोशिश है, क्योंकि जो पश्चिमी सरहद से लगती हुए बाकी देश हैं उन्हीं रास्तों से और खासकर पोलैंड से लगती हुई सीमा के पास ही ज्यादातर ये आक्रमण हुए। उस सीमा से अधिकतर जो असलहा है, जो हथियार है और बाकी सप्लाईज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसी सीमा से निकलकर इस ओर आ रहे हैं। चेरनीहिव को रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
चेरनीहिव में हुए हवाई हमले के बाद फायर फाइटर्स इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालते रहे। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। कीव रीजन में पड़ने वाले शहर सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। इरपिन का भी हाल बुरा है। इरपिन में रूस ने सबसे बड़े हमले किए हैं। इस बीच इरपिन नदी पार करने की रूसी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने इरपिन नदी पर बने पैंटून ब्रिज को नष्ट कर दिया। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 19वां दिन है। पिछले 18 दिनों में यूक्रेन भारी बर्बादी देख चुका है। रूसी हमले के बीच शांति की कुछ उम्मीदें भी बंधी हैं। आज रूस यूक्रेन में चौथे दौर की बैठक होने वाली है। हालांकि पिछले 3 दौर की बैठक बेनतीजा रही। कीव से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की यूक्रेन में मौजूदगी को लेकर अटकलें गर्म है। दूसरी तरफ एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जेलेंस्की अस्पताल में यूक्रेन के जख्मी सैनिकों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस शहर के अस्पताल की तस्वीरें हैं इसे नहीं बताया गया है। जाहिर तौर पर इसे गोपनीय रखा गया है, लेकिन मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट किया और ये कहा, दोस्तों जल्द ठीक हो जाओ, मुझे विश्वास है कि आपके काम के लिए सबसे अच्छा उपहार हमारी जीत होगी। बाद में बयान जारी करके जेलेंस्की ने कहा कि वो चेक पॉइंट भी गए और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया। Говорив також із Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю. Тепер щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів, зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. І наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній, складній роботі Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру, для безпеки. और सीधे यूक्रेन से आज तक लगातार आपको जंग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल सब्जी दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। और हम निकले हैं अब उन मोर्चों को देखने के लिए जो कि कीव के आसपास के वो मोर्चे जो रोज आपको कोई एक नई कहानी यहां से बताते हैं कि रूस आखिर क्या चाह रहा होगा, किस तरह की रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा होगा। और ऐसे में गौरव, मुझे मालूम है कि गाड़ी में थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन अब टेढ़े होकर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर आइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। कल हम और मैं और आप अलग अलग मोर्चों पर निकले थे, अलग डायरेक्शंस में निकले थे। आप जिस डायरेक्शन में निकले वहां क्या क्या? कल हम लोग कीव से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां पर गए थे जहां पर भारी बमबारी हुई थी, भारी मिसाइल अटैक्स हुए थे। और वो दक्षिण से जिस तरह सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये वो इलाका था श्वेता। और यहाँ पर कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। कई रिहायशी इलाके हम लोग जब वहां गए तो वहां पर वो रिहायशी इलाके बिल्कुल टूटे हुए थे, तो वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। जिस तरह वहां स्कूल, कॉलेज, लोगों के घर, किंडरगार्टन, प्लेग्राउंड, वो सब टूटे हुए थे।
और वहां की सेना ने हमें बताया, हम सेना के अधिकारियों से भी मिले थे श्वेता, और सेना के वो अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट्स आते, ग्रैड सिस्टम, उससे हमला हुआ था और बहुत भारी नुकसान, और एक इलाके ही नहीं पूरे इलाके के लोग फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति है, यहाँ पर बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है। आप इस हिसाब से भी इसे देखिए कि रूस के टैंकों को अगर आप देखेंगे आपको T-72 नजर आएगा। भारतीय सेना भी उतने बड़े पैमाने पर एक युद्ध में उसे आगे लेकर नहीं जाएगी। वो अपने क्योंकि हम कमोवेश वही हथियार इस्तेमाल करते हैं, T-90 लेकर हम जाएंगे। रूस के पास बड़ी मौजूदगी उसकी है, लेकिन आपको उनकी तैनाती उस हिसाब से नहीं दिखती है। रूस ने 4 दिन में जंग खत्म करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन जंग 19वें दिन में पहुंच चुकी है। सवाल यही कि ऐसा क्या हो गया जिससे रूस जैसी महाशक्ति अपने से कहीं ज्यादा कमजोर यूक्रेन को 18 दिन में नहीं हरा पाई। इस सवाल का जवाब है यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी। रूस ने मिसाइलों से भयानक हमले किए, रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट फायर किए, क्लस्टर बमों से एक के बाद एक दर्जनों बम गिराए, लेकिन कीव अब भी नहीं जीत पाए। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह है रूस की रणनीति, जो शुरुआती दिनों में ही फेल नजर आई। दूसरी वजह है रूस की मजबूरी कि उसे यूक्रेन के नागरिकों को जहां तक हो सके बचाते हुए हमला करना था, जो कि उसके खिलाफ थे। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यूक्रेन ने तैयार की है अपनी टेरिटोरियल आर्मी। रूस है वो चाहता है कि इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है, और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है। क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो, तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है, उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें, उन्हें सप्लाई लाइन्स की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे सैनिक होते हैं जो आम नागरिक होते हैं और सेना में अपनी सेवाएं कम समय के लिए देते हैं। आमतौर पर किसी भी टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त 3 दिन में ही ट्रेनिंग दी जा रही है, और युद्ध के कई क्षेत्रों में रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की यही टेरिटोरियल आर्मी भारी पड़ रही है। आज तक की टीम यूक्रेन के लिए लड़ने वाली टेरिटोरियल आर्मी के एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंची। हमने इसके एक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, जहां यूक्रेन के सैनिक नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के करीब 60,000 से ज्यादा नागरिक तो विदेशों से ही आए। ये लोग अपने देश के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस से टकराने के लिए अपने नागरिकों को बंदूकें थमाई हैं। इसी टेरिटोरियल आर्मी के भरोसे वो रूस को मात देना चाहती है। The entire training takes about 3 to 5 days, as far as I'm aware right now, because obviously there are many undertrained people joining the territorial defense with little to no combat experience. यूक्रेन इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी हो, ये 3 दिनों में ही पूरी करवा रही है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है। हर एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार है। एक ऐसी महिला कमांडो हमारे साथ इस समय हैं जो ट्रेनिंग भी देती हैं और जो खुद भी एक सोल्जर है। यू ट्रेन द सोल्जर्स एज वेल, द वंस हु कम फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। Just 3 days of training? Yes. 3 days of training or more days, and we train tactics in the war and how live on the war and how finish war. Okay. You have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. Aditi, yes.
इस ट्रेनिंग में ही इन लोगों को रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करना भी सिखाया जाता है। इन लोगों को मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल बम बनाना और फिर किस तरह से उससे रूस के सैन्य काफिले पर हमला करना है, ये सिखाया जाता है। यूक्रेन के पास भले ही रूस के टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों का जवाब ना हो, लेकिन मोलोटोव कॉकटेल से हमला अभी तक रूस की ग्राउंड फोर्सेस पर काफी भारी पड़ा है। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाले नागरिकों को इससे हमला करना सिखाया जा रहा है, ताकि जब युद्ध गलियों तक पहुंच जाए तो गुरिल्ला वॉर में ये कॉकटेल काम आए। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश सामने आ रहा है। कल यूक्रेन के खेरसन में प्रदर्शन हुआ तो बर्लिन और टोरंटो में लोग पुतिन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर दिखाई दिए। तो अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में मौजूद हैं। नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए उन्होंने कल पार्टी के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की। पीएम के साथ उनकी बैठक करीब 1.25 घंटे चली और आज भी उनके हाई प्रोफाइल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दिल्ली के सबसे बड़े वीवीआईपी लुटियन जोन से आई इन तस्वीरों ने बड़े ही आसान और स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ की जीत के क्या मायने हैं। यूपी में योगी 2.0 कार्यकाल की शुरुआत से पहले तैयारी भी प्रचंड हो रही है। लखनऊ से हिंडन होते हुए दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बीजेपी के संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। हाथों में पिंक लिली के फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास। पीएम मोदी और योगी के बीच मुलाकात करीब 1.25 घंटे चली, जबकि मिलने का प्रस्ताव समय 1 घंटे का ही था। कार्यवाहक सीएम योगी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत की खूब बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच शपथ ग्रहण और नई मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात के तुरंत बाद पीएम मोदी ने ट्वीट से योगी, उनकी जीत और उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की, नई पारी की शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बाद में योगी ने भी ट्वीट से प्रधानमंत्री का आभार जताया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नदृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली में स्नेहहीन भेंट हुई। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। इतना बड़ा जीत दिया तो केंद्रीय जो लीडर है उनका पास तो आना स्वाभाविक है, वो मिलना तो स्वाभाविक है। ये तो ये रीति नीति का अंदर ही, पॉलिटिकल जो रीति नीति है इसका अंदर ही पड़ता है। इसलिए वो जोगी जी महान लीडर है हमारा देश का, वो ही नीति फॉलो के लिए इधर दिल्ली आया। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक होली के 1 या 2 दिन बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी में बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत से पहले सभी पार्टी दिग्गज से मुलाकात कर उनका विश्वास भी चाहते हैं। पीएम से मिलने के बाद योगी पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। मुलाकात के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर राजनाथ सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। अमित शाह ने योगी को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनकी जीत की मिठास को और बढ़ा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी ने तो दरवाजे पर बकायदा योगी आदित्यनाथ की आरती उतारकर उनका स्वागत किया।
योगी का दिल्ली दौरा और मुलाकातों से निकलकर आई तस्वीरों ने एक बात तो साफ कर दी है कि 2017 में यूपी के सीएम को चुनने का पार्टी का अप्रत्याशित फैसला बेहद सटीक था, जो 5 साल बाद 2022 में बिल्कुल कारगर साबित हुआ। जनता ने फिर से योगी सरकार को प्रचंड बहुमत देकर जो भरोसा और विश्वास जताया है, उससे उम्मीदों का बोझ भी आदित्यनाथ पर और बढ़ता है। जी हाँ, और उसी के निर्वहन के लिए उन्होंने पहले दिग्गजों से मंत्र लेना और मंत्रणा करना बेहतर समझा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो योगी आदित्यनाथ आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। मेल मुलाकात का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी मुलाकात है। सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो मिलने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलेंगे। 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मिलने का कार्यक्रम है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का? बधाइयां तो मिलेंगी ही, लेकिन आगे की रणनीति पर भी साफ तौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जल्द उनकी ताजपोशी होनी है। देखिए, बिल्कुल उनकी ताजपोशी भी होनी है और उनको अपने नए मंत्रिमंडल का गठन भी करना है, और ये भी देखना है कि जो पुराने मंत्रिमंडल के वो साथी हैं जो चुनाव हार गए या जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, उनको किस तरीके से जो है एडजस्ट करना होगा। ये सारी चीजें जो है उन्होंने लगातार पिछले कल से डिस्कस भी की है। उन्होंने संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर देर रात जो है वो फिर से जो है अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे और लगभग 12 बजे तक उनकी मुलाकात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ चली थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है उसको लेकर अब उनका डिस्कशन जो है वो चालू हो गया है। और क्योंकि मंत्रिमंडल वहां उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लगभग 60 मंत्री बनाए जाने हैं, तो ऐसे में इन 60 मंत्री में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, किन किन को ड्रॉप किया जाएगा, और कौन कौन से चेहरों को या जो पुराने मंत्री हैं उनको जो है जिम्मेदारी कौन से मंत्रालय की दी जाएगी, ये सारी चीजें जो है अब डिस्कशन के तौर पर जो है पार्टी में योगी आदित्यनाथ अलग अलग नेताओं से मुलाकात करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ होली के अगले दिन या उससे होली के 2 दिन बाद शपथ लेंगे। क्या शपथ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पहुंचेंगे? 2017 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है उनके शपथ ग्रहण में रहे थे, और इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने जो है निमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि अब योगी सरकार का, नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर नई सरकार के स्वरूप पर सबकी नजर टिकी हुई है। हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। पंजाब की सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। भगवंत मान संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और विधानसभा चुनाव उन्होंने धुरी से जीता था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। कल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में अमृतसर में आपका विजय जुलूस निकाला गया। मेरा छोटा भाई भगवंत कट्टर ईमानदार है, ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री भी, अगर हमारा कोई एमएलए भी अगर इधर उधर करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेज देंगे। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा। आज तक 20 दिन ये अपना दिल बहलाउंदे रहे, किसी की सरकार नहीं आनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल जाएंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर लांगे गठजोड़। सानू पता सी कि ये पार्टियां आपस च मिलदियां रहन, लोग आपस च इकट्ठे हो गए। फैसला होया, पहले दिन ही फैसला हो जाऊगा। किसी भी सरकारी दफ्तर च, पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर च मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी, उत्थे शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगेगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए अब पंजाब की सियासत भी बेहद दिलचस्प है। भगवंत मान भी वहां पर ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत वहां पर मिला है। ऐसे में मेल मुलाकात का सिलसिला वहां भी जारी है। आज उनका क्या कार्यक्रम है?
देखिए भगवत मान जो है आज दिल्ली आएंगे और दिल्ली के अंदर आकर जो है वो लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो अगर कोई सांसद किसी दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में या विधानसभा या विधान परिषद के अंदर उनके सांसद रहते हुए चुन लिया जाता है तो ऐसे में 14 दिन के अंदर जो है उनको इस्तीफा देना पड़ता है एक सदन से, और वो कोई भी व्यक्ति एक ही सदन के अंदर जो है मेंबर रह सकता है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा के अंदर। और अब बात कांग्रेस की, क्योंकि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसी को लेकर अब पार्टी में मंथन किया जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, लेकिन कांग्रेस ने फिर सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें बने रहने का अनुरोध किया। तो सोनिया की पेशकश को सीडब्ल्यूसी में खारिज कर दिया गया। 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। जिस तरीके से लोग टारगेट करें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, उसको आप क्या करेंगे? नहीं, टारगेट करने कोई सवाल ही नहीं। सब बैठक में यूनानिमसली सबने जो है सोनिया जी से नेतृत्व करते रहने के लिए आग्रह किया, यूनानिमसली सर्वसम्मत से सोनिया जी से आग्रह किया। और राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर क्या कहना है? नहीं, तो गांधी परिवार में तो है, उनके बिना कैसे काम चलेगा? आगे की रणनीति कुछ बनी, किस तरह जाएंगे? आगे आप हिमाचल के प्रभारी हैं, आपको चिंतन शिविर होंगे, बैठक होती रहेंगी, है पूरे विपक्ष का रोल अदा करेंगे, यही सब है। उस संगठन में कहते थे ठीक है, वो सब हमारे सीनियर सदस्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन क्या वो खुद सक्रिय हैं? सवाल है। आप अंदर में डेमोक्रेटिक बात कर सकते हो, आप कह सकते हो पार्टी के मीटिंग के अंदर डेमोक्रेसी में कि ये नहीं सीखना है, मीडिया में कह के नहीं कर सकते। आप मीडिया में भी कह रहे हो और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ नहीं कर रहे हो, हमारे उम्मीदवारों के प्रचार में भी नहीं जा रहे हो। कोई आपको शादी का निमंत्रण देगा तब जाओगे। आप अगर अपने को कांग्रेस का नेता मानते हो कि इतने नेता कांग्रेस में आप लोगों के साथ काम किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 5 राज्यों में, उनके लिए प्रचार में क्यों नहीं गए? मैं देखता हूं कि वो समय हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब 2 सीटें थी, सिर्फ 542 में से बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी, राज्यों में सरकार इनकी थी नहीं, वो समय भी हमने देखा है। हमको घबराते नहीं है। कांग्रेस का जो ऑरा है देश के अंदर, आज़ादी के पहले भी बाद भी, हमारा वर्कर भी समझता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी वो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, देश हित में क्या है, क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारे सिद्धांत, हमारे कार्यक्रम इतने स्ट्रांग है महात्मा गांधी के जमाने के, उसके बलबूते पर आज भी कांग्रेस हर घर में छाई हुई देश के अंदर। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल गरीब बस्ती में वो पहुंची शराब की दुकान का विरोध करते हुए। कल उमा भारती भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में शराब की दुकान में घुस गईं और पत्थर से शराब की बोतलें तोड़ दी। उमा भारती का कहना है कि मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों के पास में मंदिर है, छोटे बच्चों का स्कूल है। उमा भारती ने 1 हफ्ते के अंदर शराब दुकानें बंद करने की चेतावनी दी। दीदी